लिवर सिरोसिस द लेट स्टेज ऑफ क्रोनिक लिवर डिजीज। इसमें फंक्शनल टिश्यू हेपेटोसाइट्स जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे स्कार टिश्यू और रीजेनरेटिव नोड्यूल्स से। सो लिवर सिरोसिस जो है वो सिरोसिस ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है किरोस से, विच मीन्स येलोइश, और ओसिस मीन्स कंडीशन। तो उसकी पैथोफिजियोलॉजी में आ जाता है हेपेटोसाइट्स जो होते हैं नॉर्मली जो है प्रोटीन बनाते हैं, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं और जो है बाइल को प्रोड्यूस करते हैं। मगर जैसे ही कोई क्रोनिक एनीमी आता है जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अल्कोहल या फिर फैट, ये हेपेटोसाइट्स को जो है इंजर्ट कर देते हैं बार बार, और फिर इसी वजह से जो है कुछ जो होते हैं हेपेटोसाइट मर जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो इन्फ्लामेट हो जाते हैं। सो यहीं से जो है इन्फ्लामेशन स्टार्ट होती है। अब ये जो डेड हेपेटोसाइट्स थे वो कफर सेल्स को एक्टिवेट करते हैं जो कि साइनोसॉइड्स में प्रेजेंट थे। अब ये जो एक्टिवेटेड कफर सेल्स हैं वो साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स, और टीजीएफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है मेन फाइब्रोटिक सिग्नल जो है वो रिलीज करते हैं। अब ये जो टीजीएफ बीटा था वो स्टेलेट सेल्स को जो है वो एक्टिवेट करता है। अब स्टेलेट सेल्स नॉर्मली विटामिन ए जो है वो स्टोर करते हैं, मगर जैसे ही ये एक्टिवेट होते हैं तो मगर इनको पता चलता है कि इंजरी हुई है सेल के अंदर। सो ये स्टेलेट सेल एक्टिवेट होते हैं और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मायोफिब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स में, और कोलिजन 1 जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। कोलिजन 1 प्राइमरी प्रोड्यूस करते हैं और सेकेंडरी जो है कोलिजन 3 प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही मतलब ये इंजरी जो होती है वो क्रोनिक एनीमी था, तो फिर ये इंजरी भी क्रोनिक ही है। सो ये बार बार जो है कोलिजन प्रोड्यूस करते जाते, तो इसी तरह जो है वो सॉफ्ट टिश्यू जो लिवर का था वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्टिफ टिश्यू में। सो इसी को हम कहते हैं स्कार। और ये स्कार जो है साइनोसॉइड्स पे जो होता है वो प्रेशर डालता है, और फिर ये साइनोसॉइड्स जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, और इसी वजह से ना इसके अंदर सही तरीके से साइनोसॉइड्स में ब्लड आएगा, मतलब हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन के थ्रू ना इसके अंदर सही तरीके से ब्लड आएगा, ना न्यूट्रिएंट्स सही तरीके से डिटॉक्सिफाई होंगे, ना बाइल सही तरीके से निकलेगा। तो फिर ये जो है लिवर के फंक्शन को डिक्रीज कर देगा। सो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आई शार्प। सो फर्स्ट तो हेपेटोसाइट्स इंजर्ड हुए, फिर स्टेलेट सेल्स एक्टिवेट हुए, स्कार फॉर्मेशन हुई, हार्ट स्कार फॉर्मेशन, और उसके बाद जो है नोड्यूल्स फॉर्म हुए, और ब्लड साइनोसॉइड्स में जो है ब्लड की रेजिस्टेंस हुई, और फिर लिवर का फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो गया, पुअर हो गया। सो इसके अलावा जो है अब जो जैसे ही स्कार बना तो उसके अलावा जो है इसके आसपास जो थे वो लिविंग हेपेटोसाइट्स भी थे। लिविंग हेपेटोसाइट्स जो है वो उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो रीजनरेट हो सकें। जिस तरह के अगर लिवर के 70% जो है हेपेटोसाइट्स जो होते हैं वो ख़त्म भी हो जाएं तो इनके अंदर वापस इतनी एबिलिटी होती है कि वापस से रीजनरेट हो जाएं और फिर पूरे लिवर को वापस बना लें। मगर अब इधर केस ये है कि जो स्कार जो बना था उसने फाइब्रस वॉल्स वगैरह बना दी, और जो है हेपेटोसाइट्स को सही तरीके से रीजनरेट नहीं होने देता। सो इसी वजह से जो है जो हेपेटोसाइट्स होते हैं वो फिर भी रीजनरेट होते हैं, मगर ये एबनॉर्मली अरेंज हो जाते हैं और एक तरीके के लम्स बना देते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं रीजनरेटिव नोड्यूल्स। यही जो है वो सिरोटिक लिवर को बम्पी अपीयरेंस देता है, मतलब कि जहाँ से स्कार टिश्यू होगा वो वाइटिश एरिया होगा और थोड़ा सा डीप होगा, जबकि जहाँ पर जो रीजनरेटिव नोड्यूल्स होंगे वो थोड़ा सा उभरा हुआ एरिया होगा, ब्राउन एरिया होगा, और फिर वो थोड़ा सा गोल गोल टाइप का होगा। जिस तरह कि एक रोड होता है थोड़ा सा मडी रोड, उसको हम ऐसे देख सकते हैं कि कहीं से वो ऊपर है कहीं से वो नीचे। हर साल 2.8 मिलियन 28 लाख के करीब जो है लोग इससे अफेक्ट होते हैं, और 1.3 मिलियन 13 लाख के करीब जो है वो हर साल पेशेंट की डेथ होती है। सो इसका डेथ रेशियो है 46%। सो इसी वजह से इसको 11th मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो है ग्लोबली डिक्लेयर किया गया है। ये मतलब लिवर के कंटिन्यूस डैमेज की वजह से जो कि महीनों से लेकर सालों तक होता है, मतलब ये एक दिन में नहीं होता है, बहुत साल तक लगते हैं। सो इसमें कुछ कॉमन कॉजेज आ जाती हैं और कुछ लेस कॉमन कॉजेज आ जाती हैं। सो फर्स्ट वन इज़ कॉमन कॉजेज में क्रोनिक अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, जिसमें जो है कोई पेशेंट वगैरह है वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करता था। हैवी अल्कोहल यूज़ की वजह से जो हेपेटोसाइट सेल्स है वो इंजर्ड हो जाते हैं और फिर इनकी डेथ हो जाती है। सो इसका होता है कि जब अल्कोहल लिवर में आती है तो ये एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है। अब जो एसिड एल्डिहाइड है वो बाकी सारे रिएक्टिव कंपाउंड्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और फिर इसी वजह से वो लिवर के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं और फिर लिवर को डैमेज करते हैं। सो इसके अलावा आता है वायरल हेपेटाइटिस बी और सी। सो
ये वायरल जो है इन्फेक्शंस ये आसानी से नहीं मरते और ये मतलब काफ़ी ज़्यादा लिवर के अंदर आके रहते हैं और फिर इसको डैमेज वगैरह करते हैं। इसके अलावा जाती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जिसके अंदर फैट जो है वो लिवर के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, बिल्ड हो जाता है। ये होता है मेनली अनहेल्दी डाइट की वजह से। जिस तरह कि अगर कोई ओबीस बंदा है या फिर वो जो है डाइट में बहुत ज़्यादा फैट्स वगैरह यूज़ करता है, तो फिर हेपेटोसाइट सेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा फंक्शन करने के बाद जो है वो इसके अंदर एक्यूमुलेट होता जाता है और फिर इसके फंक्शन को ख़राब कर देता है। और इसके अलावा डायबिटीज़ टाइप 2 और हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी होता है। सो इसके अलावा जो लेस कॉमन कॉजेज़ आ जाते हैं उसके अंदर फर्स्ट वन इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसमें ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस आ जाता है, जिसमें लिम्फोसाइट्स लिवर को डैमेज करते हैं। प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस आ जाता है, जिसमें बाइल डक्ट की स्कारिंग हो जाती है। बाइल डक्ट की स्कारिंग हो गई, ये नैरो हो गया, तो फिर बाइल डक्ट जो है वो सही तरीके से मूव नहीं करेगा बाहर की तरफ और इसी वजह से ये बाइल जो है वो लिवर के अंदर रह के ही लिवर को डैमेज करेगा। इसके अलावा आ जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स में ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़। इसमें ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन के और स्टोरेज के एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है, सो इसी वजह से ग्लाइकोजन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी लिवर के अंदर। विल्सन्स डिजीज़, जिसके अंदर कॉपर की टॉक्सिसिटी होगी क्योंकि इसके अंदर क्यूलोप्लाज्मिन जो कि कॉपर को कैरी करने वाले एंजाइम्स है वो भी प्रेजेंट नहीं है। सो यही जो टॉक्सिन्स है वो लिवर के अंदर रहेंगे और उसको डैमेज करेंगे। और टॉक्सिक हेपेटाइटिस, जिसके अंदर एसिड्स वगैरह के जो कि पेन किलर्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स, हीरोइन का इसके अंदर बहुत कॉमन यूज़ आ जाता है, जो कि कोई भी पेशेंट या फिर अगर पेशेंट भी नहीं है, नशा वगैरह करने वाला पर्सन है, तो वो जो है हीरोइन का बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा। और ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर इन्हीं मेडिकेशंस के, या तो वो एसिड्स आ गए या तो एंटी डिप्रेसेंट्स हीरोइन वगैरह आ गए, इन सब के लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से लिवर जो होते हैं टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में आ जाती है कार्डियक सिरोसिस। जब कोई पेशेंट है वो हार्ट फेलियर को उसने मतलब ओवरकम कर लिया, उसका जो राइट साइड है हार्ट का वो वीक हो जाएगा और फिर ब्लड को वो सही तरीके से पंप नहीं कर सकेगा। तो इसी वीकनेस की वजह से वो पंप ना करेगा और जो है ब्लड का फ्लो जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और फिर सही तरीके से ऑक्सीजन वगैरह हेपेटोसाइट्स में ट्रांसफ़र नहीं होगी और वो सही तरीके से लेंगे नहीं, और इसी वजह से जो हमारा लिवर है उसके अंदर ब्लड रहेगा और फिर इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देगा और फिर जो है वो सिरोसिस वगैरह होगी, लिवर के सेल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे। इसके अलावा जो है सिरोटिक कार्डियोमायोपैथी, इसके अंदर जो सिरोसिस हुआ था, सिरोसिस होने की वजह से वेसल्स डायलेट हो गई और फिर हार्ट के मसल्स ने इसको कंपनसेट करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगाया और इतना प्रेशर लगाते रहे कि बाद में कंपनसेट करते करते हार्ट के सेल्स वीक हो गए और फिर ये इन द एंड जो है हार्ट फेलियर का कॉज बना। देयर आर 2 फंक्शनल क्लिनिकल स्टेजेस ऑफ सिरोसिस। ये कॉम्प्लिकेशंस की प्रेजेंस या एब्सेंस की बेस पे इसको डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट वन इज़ कंपनसेटेड सिरोसिस। ये बिगनिंग एसिम्प्टोमेटिक स्टेज है जिसमें पेशेंट को पता नहीं चलता कि उसको सिरोसिस हो रहा है, क्योंकि जो लिवर है मतलब जो डैमेज हो रहा है वो स्ट्रक्चरल डैमेज है और जो फंक्शनल डैमेज है वो उसको जो है लिवर कंपनसेट कर रहा है और फिर उसकी जगह पे रीजनरेशन वगैरह हेपेटोसाइट की हो रही है, तो उसका फंक्शन जो है वो प्रिजर्व रह रहा है। इसमें पेशेंट जो है मतलब ना सिम्टम्स शो होते हैं ना पेशेंट को पता चलता है। तो सेकंड वन इज़ डीकम्पनसेटेड सिरोसिस। ये एंड स्टेज है और साथ ही साथ इसमें सिम्टम्स अपेयर होते हैं। इसमें जो है इसी वजह से सिम्टम्स अपेयर होते हैं क्योंकि जो लिवर का फंक्शन है वो डिक्लाइन की तरफ जाता है। सो स्ट्रक्चरल डैमेज तो था ही था, इसके अलावा फंक्शनल फेलियर भी स्टार्ट होता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। सिम्टम्स भी तब अपेयर होंगे जब जो लिवर का फंक्शन है वो तेज़ी से डिक्लाइन की तरफ जाएगा। सो इसमें भी 2 कैटेगरीज है। सो फर्स्ट वन इज़ अर्ली सिम्टम्स। ये मतलब जनरल सिम्टम्स है और जनरल डिस्कम्फर्ट्स है, इसके अंदर जनरल टायर्डनेस है। सो फर्स्ट वन इज़ रिड्यूस्ड इम्यूनिटी, जिसके अंदर जिस तरह कि लिवर नॉर्मली C3 और C4 कम्प्लीमेंट प्रोटीन बनाता है, तो इसमें ये इम्यूनिटी में काम करती है। जब लिवर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो ये प्रोटीन्स जो है नहीं बनेंगी और इम्यूनिटी लो हो जाएगी। नोज़िया, जिसमें मतलब उल्टी वॉमिटिंग की फीलिंग होगी क्योंकि डाइजेशन जो है वो सही तरीके से नहीं है, तो इसी वजह
वजह से जो है वो नौज़िया होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट है कि मेल न्यूट्रिशन वगैरह सही तरीके से खा ही नहीं रहा, डाइजेशन ही सही तरीके से नहीं हो रही, तो फिर भूख ख़त्म हो जाएगी। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा मेनली जो है राइट अपर क्वाड्रेंट में, क्योंकि वहाँ पर जो है हेपेटोसाइट्स की कंटिन्यूस जो होती है डेथ हो रही है। इसके अलावा इची स्किन है बाइल सॉल्ट की एक्यूमुलेशन की वजह से। अब जो बाइल फ्लो जो हो रहा था लिवर से वो ब्लॉक हो गया, सो इसी वजह से जो बाइल जो सॉल्ट्स थे वो उसकी जो मेम्ब्रेन है उधर से बाहर की तरफ मूव करेंगे और सारे के सारे स्किन में आकर एक्यूमुलेट होंगे और स्किन को इची बना देंगे, बहुत ज़्यादा मतलब खुजली वगैरह होगी। सो इसके अलावा आ जाता है स्पाइडर एंजियोमेटा, जिसके अंदर सुपरफिशियल जो है वो वेसल्स डायलेट हो जाएंगी ही और वो स्पाइडर टाइप अपीयरेंस देगी। ये मेनली चेस्ट और फेस वाली जगह पर होता है। इसके अलावा पाल्मर एरिथीमा होगा, जो कि पाम जो है थे वो हथेलियाँ वगैरह रेड हो जाएंगी। ये जो स्पाइडर एंजियोमेटा और पाल्मर एरिथीमा है ये दोनों एस्ट्रोजन की राइज की वजह से होंगे। तो नॉर्मली जो है वो लिवर एस्ट्रोजन को ब्रेक करता है, मगर जब लिवर फंक्शन नहीं करेगा तो एस्ट्रोजन जो है वो भी एक्यूमुलेट होना बॉडी में शुरू हो जाएगा, जो जिसकी वजह से वेसल जो होती है वो डायलेट हो जाएंगी। सो इसके अलावा जो इसका एक और सिम्टम्स है वो हर वक्त जो होता है वो वीक फील करेगा, पेशेंट इल फील करेगा, टायर्ड फील करेगा, क्योंकि एक तो मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा और दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह नहीं हो रही, तो जनरल टॉक्सिसिटी बॉडी के अंदर हो जाएगी। तो सेकंड वन इज़ लेट सिम्टम्स, जो कि कॉम्प्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होगी तो ये अपेयर होंगे। सो ये लिवर सिरोसिस जो है अब लिवर को सिर्फ अफेक्ट नहीं कर रहा, ये बाकी ऑर्गन को भी अफेक्ट करना स्टार्ट करता है। सो फर्स्ट वन इज जॉन्डिस, जिसमें बिलीरुबिन जो है येलो पिगमेंट आइज और स्किन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। ये नॉर्मली जो है इसको एक्सक्रीट करता है लिवर, मगर अब लिवर का फंक्शन ख़राब हो गया तो फिर ये स्किन और आइज के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। सो सेकेंड वन इज एबनॉर्मल फैट डेपोजिशन अंडर आइज और आईलिड्स और अंडर स्किन। अब इसमें क्या है कि लिवर जो है नॉर्मली फैट को डिकम्पोज करता है, उसको मेटाबोलाइज करता है, मगर अब जो है उसका फंक्शन ख़राब हो गया है तो ये एक्यूमुलेट हो जाएगा एबनॉर्मली स्किन के अंडर। मेनली जो है आइज के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेशन इसकी नज़र आती है। और इसके अलावा आ जाता है एसाइटिस, जिसमें जो है पेरिटोनियल कैविटी में एब्डोमेन की फ्लूइड जो होता है वो बिल्डअप हो जाता है और ये मेनली होता है पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। अब जैसे कि लिवर के अंदर जो है सही तरीके से पोर्टल वेन के थ्रू ब्लड नहीं जा रहा, क्योंकि लिवर के सेल्स खराब हो गए, तो उसका बैकअप प्रेशर उसका इंक्रीज होगा और इसी वजह से जो पोर्टल वेन में प्रेशर ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज हो जाएगा और जो फ्लूइड है जो वाटर कंटेंट है वो वेसल से जो है वो टिश्यू के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा और फिर वो फाइनली जो है वो एब्डोमेन के अंदर पूरा का पूरा एक्यूमुलेट होगा और एब्डोमेन के काफी ज्यादा साइज को इंक्रीज करेगा। इसके अलावा आ जाता है इजी ब्लीडिंग ब्रूजिंग, मतलब जो नॉर्मली जो लिवर है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह को बनाता है, सो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ब्लीडिंग जो होती है वो नोज ब्लीडिंग होगी, ब्रूजिंग होगी, इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह हो जाएगी। और इसके अलावा आ जाता है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, मतलब अमोनिया की टॉक्सिसिटी ब्रेन में, जो नॉर्मली जो है अमोनिया को जो कन्वर्ट करता है लिवर यूरिया में और फिर एक्सक्रीट करता है स्टूल के थ्रू, मगर अब लिवर के सिरोसिस की वजह से इसके फंक्शन जो है सही तरीके से डिस्टर्ब हो जाएंगे और अमोनिया जो है वो पूरे बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर मूव करेगा और फिर ये ब्रेन को अफेक्ट करेगा। इसमें जो है माइल्ड कंसंट्रेटिंग प्रॉब्लम्स के साथ जो है लेकर कोमा तक की प्रॉब्लम्स आ जाती है। पेशेंट जो है अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा, वो भूल जाएगा चीज़ें, कंसंट्रेशन में उसको करने में प्रॉब्लम होगी, स्लीप हैबिट्स उसकी ख़राब हो जाएगी और साइकोसिस हो जाएगा, मतलब हेलुसिनेशंस वगैरह आएगी उसको। और इसके अलावा आ जाता है हाइपोगोनेटिज्म, मतलब कि गोनेड्स की फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगी। इसमें मेल्स में जो है सेक्रोटम जो है वो स्वेल हो जाएगा और फीमेल्स में जो है पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे और मेनोपॉज हो जाएगा। गायनेकोमेस्टिया जो है अब इसमें एक और आ जाता है जो कि ब्रेस्ट के साइज का इंक्रीज हो जाना है मेल्स में। ये मेनली जो है एस्ट्राडायोल की वजह से होता है, मतलब ये एस्ट्राडायोल जो है वो मेल्स का एक तरीके का एस्ट्रोजन है जो कि मेल्स में ये इंक्रीज हो जाएगा एबनॉर्मली और मेल्स का ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा। कैपट मेड्यूसा जो है वो पैरा अम्बिलिकल वेन्स का डायलेट हो जाना है एब्डोमेन पे, जो कि मेड्यूसा टाइप अपीयरेंस देगा एब्डोमेन पे, मतलब काफी खड़ी हुई वेसल्स होंगी पेट के ऊपर जो कि काफी मेड्यूसा टाइप जो है वो लुक देगी। इसके अलावा आ जाता है गैस्ट्रिक एंड एसोफेजियल वेरिसिस, जिसमें मतलब लिवर बाईपास करने के लिए वेन्स वगैरह कोलेट्रल जो है गैस्ट्रिक और एसोफेजियल जो रीजन को
ऊपर की तरफ मूव करेंगी। सो ये जो है काफ़ी ज़्यादा पोर्टल प्रेशर पीछे से ज़्यादा होगा, ब्लड वगैरह ज़्यादा होगी, तो ये जो वीक वेसल्स होंगी ये काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज हो जाएंगी। फाइनली जो है ये बस्ट हो जाएंगी और ये इंटरनल ब्लीडिंग को कॉज करेंगी। ये काफ़ी ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग जो है ये कंडीशन भी है। इसके अलावा जो है यूरिन का कलर जो होता है वो डार्क हो जाएगा, क्योंकि मिनरलाइज्ड, एक तो उसके अंदर सॉल्ट्स वगैरह ज़्यादा हो जाएंगे और दूसरा बिलीरुबिन की एक्सक्रीशन भी यूरिन के थ्रू हो रही है, तो फिर इसी वजह से एक तो यूरिन का कलर डार्क हो जाएगा और फीसिस का कलर जो है वो लाइट होगा, क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड फैट्स है वो स्टूल में से जो है वो एक्सक्रीट हो रहे हैं। इसको स्टेटोरिया कहते हैं और इसमें जो है क्योंकि बाइल की भी लो कंसंट्रेशन थी। इसके अलावा वेट लॉस होगा, मसल का लॉस होगा। इसको अनएक्सप्लेन्ड कह सकते हैं क्योंकि मेल न्यूट्रिशन भी है। पर्सन सही तरीके से फैट्स बॉडी कंपोज वगैरह बॉडी के अंदर नहीं हो रहे, बाइल की प्रोडक्शन नहीं सही है, तो फिर उसका सही तरीके का वेट लॉस होगा और जो सांस वगैरह होगी वो स्मेली होगी, क्योंकि डाईमिथाइल सल्फाइड वगैरह ये सारे वॉलेटाइल टॉक्सिन्स भी जो है लिवर सही तरीके से डिकम्पोज नहीं कर रहा, सही तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा, इसी वजह से इंसान की सांस में काफ़ी ज़्यादा स्मेल होगी। इसके अलावा आ जाता है हेपेटोरेनल सिंड्रोम, मतलब किडनी का फेलियर लिवर के सिरोसिस के बाद, मतलब कि लिवर सिरोसिस होता है तो इसमें ब्लड का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। सो किडनी की जो वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और ब्लड को ताकि जो है हार्ट और ब्रेन की तरफ, वाइटल ऑर्गन्स की तरफ मूव करवा सके, तो इसी वजह से हेपेटोरेनल सिंड्रोम हो जाएगा। ये मतलब ये ज़्यादा कॉमन नहीं है, ये 8% इसके चांसेस है कि इस तरह हो। इसके अलावा रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, इसको हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि जो लिवर के सिरोसिस की वजह से लंग्स की जो कैपिलरीज वगैरह होती है वो डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से सही तरीके से ऑक्सीजन का इनटेक और अपटेक नहीं होता है। इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो होता है वो देखा जाता है और फाइब्रोसिस जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है लिवर सिरोसिस में, मतलब 10% जो होता है फंक्शनल हेपेटोसाइट्स रह जाते हैं। सो लिवर फेलियर हो जाता है कि लिवर बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। इसके बाद ये लाइफ थ्रेटनिंग है और इसके अलावा जो हमारे जो नोड्यूल्स वगैरह थे वो एक हद आती है कि वो बढ़ना ही शुरू हो जाते हैं और वो इतने बढ़ते हैं कि वो लिवर कैंसर कर देते हैं, जिसको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं, जो कि लिवर कैंसर है।